डियर लर्नर्स ऑफ क्लास 10, मैंने पिछले वीडियो में लाइट और रिफ्लेक्शन के संदर्भ में कुछ बात की थी और ख़ास तौर पे लाइट और उसके बेसिक फैक्ट्स को मैंने डिस्कस किया था। आज के वीडियो में मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ वो मुख्य रूप से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, इन टॉपिक्स को टच करूँगा। सबसे पहले तो रिफ्लेक्शन के बारे में जानना ज़रूरी है। पीछे मैंने फैक्ट्स डिस्कस करते हुए बताया था कि लाइट क्या है। एक लाइट इटसेल्फ इनविजिबल बट मेक्स थिंग्स विजिबल। कैसे विजिबल बनाता है? हमारे आँख का जो काम है, सिस्टम है, हमारे आँख में एक आई लेंस है, रेटिना है, और जब लाइट रेज किसी ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होकर आई में इंटर करता है और उसका इमेज, रियल इमेज रेटिना पर बनता है, तब हमारे ऑप्टिकल नर्व्स सेंस करते हैं उसको और फिर ब्रेन उसको डिकोड करके एक सेंसेशन क्रिएट करता है विजन का। मीन्स यहाँ पर एक खास बात यह है कि अगर कोई इस बोर्ड को देखना चाह रहा है तो लाइट रेज को यहाँ पर हिट करना होगा, फिर इससे रिफ्लेक्ट होकर के ह्यूमन आई तक जाना होगा। जब तक ऐसा नहीं होगा हम इस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे। ये जो एक घटना हो गई कि लाइट रे हिट किया फिर बाउंस करके वापस गया, इस तरह की घटना को ही हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। मीन्स देखने की घटना में विजन के लिए लाइट होना ज़रूरी है और साथ ही लाइट का रिफ्लेक्शन होना भी ज़रूरी है। अगर किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम की बात करें जो कम्प्लीटली ट्रांसपेरेंट हो तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, वो मीडियम बिल्कुल ही नहीं। जैसे एयर को लोग नहीं देख पाते हैं, इट मीन्स द लाइट एनर्जी और लाइट रेज, all of the light energy or light rays passes through air medium. It means air is completely transparent and it is not visible for us. If anything is visible for us, then it is sure that some light rays are coming from it. These light rays are either emitting out from them, they are the real source of light, or they are reflecting the light energy from other objects which are hitting them at that point. Means कुछ तो ऐसे ऑब्जेक्ट में खुद अपनी ही लाइट एनर्जी को रिलीज कर रहा होता है, एमिट आउट कर रहा होता है, और कुछ ऐसे भी ऑब्जेक्ट होंगे तो जो लाइट को किसी दूसरे सोर्स के लाइट को अपने तक लाते हैं, वहाँ तक हिट करता है, फिर वापस वहाँ से रिफ्लेक्ट होता है, बाउंस बैक करता है। तो यहाँ पर जो मुख्य बातें हैं, और इस तरह से एक और बात यहाँ पे फैक्ट सामने में आया कि कुछ इस नेचर में कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो अपना ओन लाइट एमिट करते हैं, जिसको हम लोग ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं, और कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो लाइट सोर्स तो हैं बट दे हैवंट एनी ओन लाइट, दे हैव नो ओन लाइट, उनका अपना लाइट नहीं है, दे रिफ्लेक्ट्स लाइट ऑफ सम अदर सोर्स एंड सच काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड नॉन ल्यूमिनस। ऐसे ऑब्जेक्ट को हम लोग नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहते हैं। एग्जाम्पल, बल्ब ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट है, लेकिन आपके पास रखी हुई बुक, कोई बेंच, डेस्क, कुर्सी, टेबल और जितने भी ऑब्जेक्ट विजिबल ऑब्जेक्ट हैं वो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट हैं। तो अब इसमें इन सारे घटनाक्रम में जो बात सामने आके आई है वो है रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन हम किसको कहेंगे? तो अभी के डिस्कशन से यह क्लियर हुआ कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे कहाँ से बाउंस करेगा? तो कोई ना कोई सरफेस होगा जिसको जब लाइट बीम, लाइट रे स्ट्राइक करता है तो वापस फिर अपने उसी मीडियम में आ जाता है जहाँ से चला था। तो इस पूरी घटना को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट रे। तो हाउ कैन वी डिफाइन दिस? द फेनोमेनन ऑफ bouncing back of light beam after striking a surface towards its source medium.
The phenomenon of bouncing back of light beam after striking a surface towards its source medium. जब कोई लाइट बीम किसी सरफेस को हिट करने के बाद वापस फिर अपने सोर्स मीडियम की तरफ ही बाउंस करता हो, तो इस पूरी घटना को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सेम मीडियम में सपोज करें ये एक सरफेस है और यहाँ एक लाइट सोर्स है, इससे लाइट बीम निकल रहे हैं और फिर ये लाइट बीम वापस इसी मीडियम में आ जा रहे हैं, आते चले आते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो इवेंट हुआ लाइट का इस तरह से फिर सेम मीडियम में वापस होना, ये रिफ्लेक्शन कहलाता है। तो व्हाट इज रिफ्लेक्शन? दिस इज क्वाइट क्लियर नाउ। अब रिफ्लेक्शन में हम लोग पहले तो जान लें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और फिर जान लें टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। थोड़ा सा उल्टा ज़रूर लग रहा है, लेकिन ये सही इसलिए है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पहले जानना जरूरी इसलिए है कि हर तरह के रिफ्लेक्शन में, चाहे वो रेगुलर रिफ्लेक्शन हो या डिफ्यूज रिफ्लेक्शन हो, दोनों ही तरह के रिफ्लेक्शन में लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन वैलिड होता है। अब उसको जरा हम देखें तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दो दिए गए हैं। फर्स्ट लॉ, in this law it is said that the incident ray, the reflected ray and the normal all are in same plane. The incident ray the reflected ray and the normal drawn to the point of incidence all are in same plane. तो यहाँ पे दो तीन वर्ड, यहाँ इंसिडेंट रे क्या है, रिफ्लेक्टेड रे क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस क्या, इन सारे बातों को हम डायग्राम से देखते हैं। सपोज दिस इज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस and this one is light source. A light ray is hitting the surface at point P. This source is named as S and this is surface point P, and then it bounces back towards the same medium along point R. Here this ray is called incident ray, this ray is called the reflected ray, and a normal drawn to the point of incidence. Pn is normal, means it is 90 degree to the plane of reflecting surface. This one is normal, and this point is called point of incidence. According to this law, this ray and this line, perpendicular line, all lie in same plane. थोड़ी सी यहाँ पे समझने में कठिनाई हो सकती है सेम प्लेन का मामला। कहने का मतलब ये है कि अगर मेरा बोर्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये मेरा इंसिडेंट लाइट रे है और ये मेरा रिफ्लेक्टेड लाइट रे है, और सपोज कीजिए कि ये जो उंगली मैं दिखा रहा हूँ ये इसका नॉर्मल है, तो तीनों एक प्लेन में होना चाहिए, एक सरफेस में होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि ये इस प्लेन में इधर से कहीं दूसरे तरफ चला जाए या इस नॉर्मल को ही हम इस तरफ ड्रॉ कर लें, ऐसा नहीं हो सकता है। दे मस्ट बी इन सेम प्लेन। इस बात को ध्यान में रखना है कि अगर ये मेरा सोर्स इस बोर्ड के प्लेन में है और ये मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो
ये रिफ्लेक्टेड रे भी इस प्लेन ऑफ बोर्ड में ही होगा और नॉर्मल भी उसी प्लेन में होगा। दिस लॉ स्टेट्स लाइक दिस। टू टर्म्स आर आल्सो हियर। The angle between the normal and the incident ray is called angle of incidence, and generally denoted by angle I, and the angle between the reflected ray and normal is called angle of reflection, and denoted by angle R. तो एंगल आई को हम लोग क्या कहेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंस। दिस एंगल इज एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल ड्रॉन टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। एंड एंगल आर इज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड दिस वन इज एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द रिफ्लेक्टेड रे हियर। These terms are explained diagrammatically, so please view it patiently and understand all these things, all these terms. Now I am going to discuss the second law. Is the angle of incidence and angle of reflection is always equal. As I have discussed, the angle of incidence and angle of reflection means angle I is equal to angle R. इस लॉ को फॉलो करते हुए ही रिफ्लेक्शन होता है। तो हम लोग जो अभी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े बुक्स में कहीं पे फर्स्ट लॉ के तौर पे इसी को लिखा होता है और सेकंड लॉ के तौर पे जो मैंने पहले बताया है। तो एज जैसा कि बुक में दिया गया हो उसको फॉलो करना ज़्यादा है। कुछ बुक्स इस तरह से भी डिस्कस करते हैं, इसलिए मैंने ऐसा डिस्कस किया। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई खास मैटर नहीं है यहाँ पर। बट वन लॉ इज अबाउट द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, means angle of incidence is always equal to angle of reflection, and another law is about the propagation of incident ray and reflected ray, means the incident ray, reflected ray and normal all lie in same plane. ये दो लॉ ही रिफ्लेक्शन से जुड़े हुए हैं। अब हम लोग आते हैं, जब रिफ्लेक्शन के बारे में इसके लॉज को जान लिए तो रिफ्लेक्शन होते कैसे हैं, क्या क्या सिचुएशन हो सकता है। तो रिफ्लेक्शन का तरीका डिपेंड करता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे। कोई सरफेस जितना ही स्मूथ होगा और जितने ही शाइनी पार्टिकल्स से वो बना होगा वो उतना ही बेहतर रिफ्लेक्शन करेगा। और इसके लिए जनरली जो हम लोग यूज़ करते हैं वो डिवाइस है मिरर। मिरर मेरा एक रिफ्लेक्टिंग डिवाइस है जो अधिकांश लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करता है। और इसको बनाने के लिए मुख्य रूप से किसी प्लेन ग्लास के किसी एक सरफेस पे सिल्वर लेयर चढ़ाया जाता है। सिल्वर मीन्स चांदी। सिल्वर एक ऐसा पार्टिकल है, सिल्वर के पार्टिकल्स काफ़ी शाइनी होते हैं और वो मैक्सिमम रिफ्लेक्शन करने में कैपेबल होते हैं, इसलिए सिल्वर का लेयर लगाया जाता है और इस प्रक्रिया को सिल्वरिंग कहा जाता है। तो मिरर के जरिए हम लोग रिफ्लेक्शन लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि रिफ्लेक्शन और किसी दूसरे सरफेस से नहीं हो रहा है। रिफ्लेक्शन दो तरह के सरफेस से हो सकते हैं, प्लेन सरफेस से और रफ सरफेस से। तो प्लेन सरफेस से जो रिफ्लेक्शन होता है वह रेगुलर होता है। क्यों होता है? तो रिफ्लेक्शन को दो कैटेगरीज में हम लोग रख लें, एक रेगुलर और दूसरा डिफ्यूज्ड। रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड दूसरा डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन का क्या मतलब है? तो जब लाइट बीम एक्चुअली कोई पर्टिकुलर टाइप का लाइट बीम, आइदर इट इज पैरेलल लाइट बीम और इट इज कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लाइट बीम, अगर रिफ्लेक्शन के बाद भी वह लाइट बीम अपना नेचर चेंज नहीं कर रहा हो तो वह रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। और अगर ऐसा हो गया कि
अगर हम पैरेलल लाइट बीम इंसिडेंट कराएं और हमें वो पैरेलली रिफ्लेक्टेड बीम के तौर पे नहीं मिलता हो, तो वैसा सिचुएशन डिफ्यूज रिफ्लेक्शन का कहलाता है। तो हम लोग इसको थोड़ा रिफ्लेक्शन when an incident beam of light doesn't change its character after reflection, then such reflection is called regular। यहाँ पे मैंने जो वर्ड यूज किया है इट्स डजंट चेंज इट्स कैरेक्टर, इसका मतलब ये है कि एक ऐसा सरफेस है, इस पर एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट यहाँ इंसिडेंट हो रहा है, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद भी पैरेलल नेचर का ही रहेगा, वो नेचर चेंज नहीं हो रहा है। तो वो रिफ्लेक्टेड और इंसिडेंट बीम, ये आपका इंसिडेंट बीम हो गया और ये रिफ्लेक्टेड बीम यहाँ पर है, और दोनों ही पैरेलल है यहाँ पे, इसलिए यह रिफ्लेक्शन रेगुलर रिफ्लेक्शन है। ऐसा नहीं है कि कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग में ये लागू नहीं होता है, हम उसको डायग्रामेटिकली कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग दोनों के लिए भी देख सकते हैं। सपोज करें कि किसी सरफेस पे कन्वर्जिंग बीम ऑफ लाइट आ रहा है, after reflection this one will not change its nature, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए यह अपना नेचर चेंज नहीं करेगा। ये कन्वर्जिंग है और यह भी कन्वर्जिंग है। इसका जो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के एब्सेंस में कन्वर्जिंग पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस यहाँ पर आता और वही पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस कहीं दूसरे जगह पे बन रहा है। इट मीन्स अगर यह कन्वर्जिंग बीम है तो रिफ्लेक्टेड बीम भी कन्वर्जिंग ही है, सो इट इज रेगुलर। डाइवर्जिंग में भी सेम तरीके से बात फॉलो होता है। डाइवर्जिंग बीम भी रिफ्लेक्शन के बाद और डाइवर्ज ही करता है, कन्वर्ज नहीं करता या पैरेलल नहीं होता है, तो वैसा रिफ्लेक्शन रेगुलर कहलाएगा। यानी तीनों एस्पेक्ट में हमने देखा, पैरेलल बीम के लिए और कन्वर्जिंग बीम के लिए भी और डाइवर्जिंग बीम में भी यही बात लागू होता है कि अगर रेगुलर रिफ्लेक्शन है तो डाइवर्जिंग बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट अगर हुआ तो रिफ्लेक्टेड बीम जो होगा वह भी डाइवर्जिंग ही होगा, वो कन्वर्जिंग नेचर का नहीं होगा। नाउ डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, same way we can define it when the reflected beam of light is of different character as compared to the incident beam, then it is diffused reflection। और किसी भी रिफ्लेक्शन का रेगुलर या डिफ्यूज्ड होना डिपेंड करता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे। रिफ्लेक्टिंग सरफेस जितना स्मूथ होता है रिफ्लेक्शन उतना ही रेगुलर होगा, और जितना रफ होगा सरफेस उतना ही वो डिफ्यूज्ड होगा। लेकिन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ पर भी फॉलो होता है। अगर ये मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है
ये अप्स एंड डाउन्स जो यहाँ दिखाया जा रहा है रफनेस के लिए, और यहाँ पर हम लोग पैरेलल बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट करवा रहे हैं। तो इसमें रिफ्लेक्शन, ये सरफेस छोटा सरफेस, इसके लिए लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लागू होगा। माइक्रोस्कोपिक लेवल पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यहाँ इफेक्टिव है, और उसको हम लोग अगर इस तरह से समझें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होगा। यहाँ पर के लिए कुछ इस तरह का रिफ्लेक्शन, इस सरफेस के लिए कुछ इस तरह का रिफ्लेक्शन, और अगर इस सरफेस को लिया जाए तो ऐसा रिफ्लेक्शन, और अगर हम इस सरफेस को लें तो लगभग ये परपेंडिकुलर ही है, तो सेम पाथ पे वापस इस तरह से देख रहे हैं कि ये इंसिडेंट रेज हमारे हैं और ये हमारे रिफ्लेक्टेड रेज हैं, जो अलग अलग पॉइंट्स पे अलग अलग डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड हुए। तो ऐसा टोटल मामला डिपेंड कर रहा है सरफेस की इरेगुलरिटी पे। सरफेस जितना ज़्यादा इरेगुलर होगा उतना ही डिफ्यूज रिफ्लेक्शन होगा, और सरफेस में जितनी ज़्यादा रेगुलरिटी होगी उतना ही रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। और ऐसा नहीं है कि वहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं फॉलो किया जा रहा है। ईच इंडिविजुअल रे इज फॉलोइंग लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। नाउ अदर टॉपिक्स विल बी डिस्कस्ड इन सेकेंड नेक्स्ट वीडियो। हम लोग आज इतना ही डिस्कस कर रहे हैं। अगले वीडियो में फिर इसी के साथ, इसी लाइट के और भी टॉपिक्स के साथ आगे बढ़ेंगे। और सभी बच्चों से यह कहना है कि आप इसको शेयर ज़रूर करें, और मैं समझता हूँ, और साथ ही मैं समझता हूँ कि आप इस पर अप्रोप्रिएट कमेंट भी करें। और अगर कोई सजेशन आपके दिमाग में हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो टॉपिक से रिलेटेड, या और भी किसी तरह का कन्फ्यूज़न हो, तो कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करने की कोशिश करें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।